हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। तो हमने यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में हमने एक क्वांटिटी पढ़ी है फोर्स, और उससे हमें पता चला है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे पास वेलोसिटी को जो है वो चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि इसकी स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, रेन ड्रॉप जो है वो फॉल हो रही है। इसका मतलब अगर हम F इज इक्वल टू एम ए से देखें तो यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद जीरो होता क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे लगता है, और इसके अलावा जो हमारे पास अपथ्रस्ट होता है बायंसी फोर्स, और साथ में हमारे पास विस्कस फोर्स जो होता है वो ऊपर लगता है। तो बायंसी प्लस विस्कस फोर्स ये दोनों जो है ऊपर लगते हैं, इस वजह से नेट फोर्स जो है वो जीरो आता है। नेक्स्ट इज ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो अगेन इसके अंदर भी हमारे पास फ्लोट कर रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, जीरो है। रीजन यही है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे लगेगा, और वाटर की वजह से जो बायंसी फोर्स है वो हमारे पास ऊपर की तरफ इस पे लगेगा, और इसके लिए भी आपका नेट फोर्स जो है वो जीरो आएगा। थर्ड इज ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो स्टेशनरी होने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर भी लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हमारे पास जीरो है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, अर्थ थ्रस्ट यानी कि बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ। डी हमारे पास है ए कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे ही हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मोला है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, जीरो है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, और नेट फोर्स हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। एंड लास्ट है हमारे पास ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उस वजह से फोर्स जीरो हो गया, और जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, जीरो है। तो इसके लिए भी नेट फोर्स आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। Exercise question 5.2. A pebble of mass 0.5 kg is thrown vertically upward. Give the direction and magnitude of net force on the pebble during upward motion. जब ये हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसके ऊपर हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा, तो F इज इक्वल टू हमारे पास आएगा m, g के बराबर हमारे पास वैल्यू आएगी, और m की वैल्यू हमारे पास जो है गिवन दैट इज 0.05, और g की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 10 यानी कि 0.5 न्यूटन का फोर्स हमारे पास आएगा। ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, जब ये ऊपर से वापस नीचे आ रहा होगा तो भी इसके ऊपर हमारे पास इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास सेम ही रहेगा। इसके बाद थर्ड पार्ट पूछा है हमसे, एट हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। थर्ड पार्ट में अगर हम इसको ऊपर फेंकते हैं और इस मोमेंट पे जब ये वापस टर्न लेता है, तो उस कंडीशन में यहाँ आप थीटा इज इक्वल टू इसको 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो, तो अभी हाईएस्ट पोजीशन पे लगने वाला हमारे पास एक ही फोर्स होगा, और वो हमारे पास कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नीट्यूड अभी भी हमारे पास 0.5 न्यूटन ही रहेगा। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, और मैग्नीट्यूड जो है वो 0.5 न्यूटन है। Exercise question 5.3. Give the magnitude and direction of net force acting on a stone of mass 0.1 kg. First, just after it is dropped from the window ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। जब आप स्टेशनरी ट्रेन से
इसको ड्रॉप कर रहे हैं, सिंपल ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये हमारे पास स्टोन जो मोशन करते हुए आएगा u इज इक्वल टू 0 रहेगा, लेकिन इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो हमारे पास mg के बराबर होगा। और वैल्यू अगर देखा जाए तो 0.1 इंटू 10 यानी कि 1 न्यूटन जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा। सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए रनिंग ट्रेन एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो अगर चलती हुई से भी आप अगर इसको ड्रॉप करते हैं तो इसका पाथ जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में आएगा, लेकिन इस बार इसका पाथ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। मैग्नीट्यूड फोर्स का अभी भी हमारे पास 1 न्यूटन ही रहेगा। इस किस स्पीड से ड्रॉप करते हो उससे हमारे पास फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पार्ट इज जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास है। जब ये ट्रेन से हमारे पास ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन जिस इंस्टेंट पे ये हमारे पास ट्रेन से अलग हो जाता है उसके बाद इसके ऊपर लगने वाला सिर्फ एक फोर्स बचता है, वो कौन सा है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। इसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन इज बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, जिसके पास एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ट्रेन के ऊपर रखा हुआ है, और नीचे के ऊपर जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास रहेगा। तो अगेन अब इस बार जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस की वजह से हमारे पास ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो फोर्स कौन सा आएगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, मास इज 0.1, एक्सेलरेशन इज 1, दैट फोर्स इज 0.1 न्यूटन। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को जो है बैलेंस करेंगे। Exercise question 5.4. One end of a string of length L is connected to a particle of mass m and other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center of earth is equal to. तो अगर हम सर्कुलर मोशन में बात करें कि यहाँ पे सेंटर से एल डिस्टेंस पे आपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको रोटेट करा रहे हैं जिसकी स्पीड जो है वो v है, तो इसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, टेंशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, तो दैट विल बी इक्वल टू mv² बाई एल। तो हमारे पास इसके ऊपर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स किसके बराबर है, टी के इक्वल यहाँ पे रहेगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.5, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। तो सबसे पहले रिटार्डिंग फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका ए की वैल्यू फाइंड करें तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, एफ बाई एम के बराबर आएगी। एफ की वैल्यू 50 है, एम की वैल्यू जो है वो 20 है, तो आंसर आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम यूज करेंगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि इसी में फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल गिवन है, रिटार्डेशन हमें पता कर लिया और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो रोकने के लिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो a की वैल्यू 5/2 और इनटू में क्या आ जाएगा t, तो 5/2 t is equal to 15, or we can say that t is equal to 6 second. Exercise question 5.6, a constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion of body remains unchanged. Find the magnitude and direction of force. तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन जो है वो अनचेंज्ड है। डायरेक्शन अगर अनचेंज्ड है इसका मतलब ये निकलता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ
वेलोसिटी। अब हमारे पास फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है कि dp अपॉन dt के बराबर हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, और एवरेज फोर्स अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा m v फाइनल माइनस एम वी इनिशियल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे मास बाय डेल्टा टी इंटू में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हुआ, तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। एम की वैल्यू 3 है, टाइम इंटरवल 25 सेकेंड का है, और वेलोसिटी आपकी जो है 3.5 मीटर पर सेकेंड हुई है। इनिशियली वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1.5 अपॉन 25, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर जो आएगा दैट विल बी 4.5 अपॉन 25, दिस विल बी इक्वल टू 0.18 न्यूटन। Exercise question 5.7. A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces of 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक 5 kg का मास है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे दो फोर्स लगाए हैं, एक 8 न्यूटन का है और दूसरा फोर्स हमारे पास 6 न्यूटन का है। तो अगर हम एफ वेक्टर नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप हमारे पास वैल्यू आएगी। हमें फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है फोर्स अपॉन मास, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास 1/5 और अंदर हमारे पास आएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप वैल्यू आएगी। अब अगर हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर हमारे पास आएगा दैट विल बी 64 अपॉन 25 प्लस ए वाई का स्क्वायर दिस विल बी 36 अपॉन 25, जहाँ पे एलसीएम हमारे पास 25 आएगा और ऊपर का सम जो है वो 100 आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास √4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं। डायरेक्शन हमारे पास दो तरीके से बताई जा सकती है, दैट एंगल विथ 8 न्यूटन। अगर हम 8 न्यूटन के साथ एंगल निकालना चाहते हैं, यानी कि जो ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, अगर ये हम थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 8 न्यूटन के साथ देख रहे हैं तो 8 नीचे आ जाएगा और 6 जो है ऊपर आ जाएगा, दैट इज 3/4। और tan थीटा 3/4 तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री रहे। यहाँ आप इस एंगल को फाई एज्यूम कर सकते हैं। तो एंगल विद 6 न्यूटन अगर बताना हो तो tan फाई किसके साथ एंगल देख रहे हैं, 6 न्यूटन के साथ, वो नीचे आ जाएगा, तो 4/3 हमारे पास आया। तब हमारे पास वैल्यू जो है वो फाई की वैल्यू विल बी 53 डिग्री। तो इस तरीके से दोनों के लिए वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। Exercise question 5.8. The driver of a three-wheeler moving with the speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of three-wheeler is 400 kg and the mass of driver is 65 kg. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में आपको दी गई है, 36 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसको रोकना है और आपको टाइम दिया है, फाइनल वेलोसिटी रोकना है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं जो हमारे पास होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू में टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 प्लस ए और टाइम की वैल्यू जो है वो 4, तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस में 10/4 मतलब माइनस में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पे रिटार्डेशन है। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू में a आ जाएगा। मास की वैल्यू क्या है, रुका कौन कौन है, ऑटो भी साथ में, ऑटो के अंदर ड्राइवर भी, तो मास इज 465 इंटू में 2.5 हमारे पास वैल्यू जो है वो आएगी। और इसके बाद फाइनली हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस में 465 इंटू में 2.5, दिस विल बी इक्वल टू 1162.5
और फोर्स है तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी इसके लिए न्यूटन। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.9, ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। तो अगर हम एक रॉकेट के लिए बात करें तो रॉकेट के अंदर जो ब्लास्ट की वजह से गैसेस बाहर निकलेगी वहां से आपको एक थ्रस्ट फोर्स जो है वो रिएक्शन की वजह से ऊपर लगेगा। इसके अलावा इसके ऊपर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ए एक्सेलरेशन जो हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ऊपर उठता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि एफ नेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एम ए के बराबर होता है। तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, थ्रस्ट फोर्स हमारे पास हो गया ब्लास्ट की वजह से, माइनस नीचे की तरफ फोर्स एम जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। तो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू में जी प्लस ए हमारे पास आया। एम की वैल्यू इज 20,000 kg एंड जी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आया। तो यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 30 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन, और वी कैन से दैट 3 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन इतना फोर्स जो है वो ब्लास्ट की वजह से इसके ऊपर लगेगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.10, ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg is moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north is subjected to a constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 seconds. The force applied to be t equal to 0 and the position of body at that time equal to x is equal to 0 and the predict its position at t is equal to minus 5 second, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। अगर हम यहाँ पे इसके लिए देखें कि ये डायरेक्शन लेट्स अज्यूम कि हमारे पास क्या है, नॉर्थ है, ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है, साउथ है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और टाइम भी उस इंस्टेंट पे क्या है, 0 है, और पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे पहले रिटार्डेशन पता करना पड़ेगा कि हमारे पास इसके लिए रिटार्डेशन क्या रहा होगा। तो रिटार्डेशन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है। तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, F बाई एम आ जाएगा। फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फोर्स इज -8 एंड मास इज 0.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये कब लगना स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो लगना हमारे पास यहाँ पे ये स्टार्ट होता है। अब हम इक्वेशंस को यूज करेंगे बाकी वैल्यूज निकालने के लिए। पहले हम बात करते हैं t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पे। तो t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पे अगर हम देखें तो हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू -5 में क्या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया होगा, यानी कि इससे 5 सेकंड पहले क्या होगा, तो 5 सेकंड पहले ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि उस टाइम पे उस पर कोई फोर्स लग के नहीं आ रहा था, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल के आ रहा है। तो 10 और टाइम इंटरवल कितना हो गया, t इज इक्वल टू -5 से t इज इक्वल टू 0, यानी कि, और एक्सेलरेशन को इसके पास है नहीं, तो यानी कि कितना चल के आया है, 50 मीटर चल के आया है। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x फाइनल कहाँ है, ओरिजिन, x इनिशियल जो है वो हमें पता करनी है, माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू 50 मीटर। तो x इनिशियल इज इक्वल टू -50 मीटर, दैट इज एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड। हम बात करते हैं हमारे पास t इज इक्वल टू 25 सेकेंड पे, तो यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन फिर से। तो u की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू जो है वो 25 हो गई, प्लस हाफ a की वैल्यू जो है वो -20 हो गई, और इनटू में 25 का स्क्वायर हमारे पास आया। सो दिस इज इक्वल टू 250 प्लस में, और ये हमारे पास आएगा -6250, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू -6000 मीटर, एंड अगेन दिस इज -6000 मीटर, एंड दिस इज x फाइनल माइनस x इनिशियल। इस बार x इनिशियल जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास 0 है, तो x फाइनल इज इक्वल टू माइनस का 6000 मीटर।
एंड फाइनली हम बात करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास फोर्स जो है वो 30 सेकंड के लिए ही लगता है। तो पहले हम 30 सेकंड तक के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा S इज इक्वल टू U की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू जो है वो 30 हो गई, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू -20 इंटू में 30 का स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू प्लस का 300 -10 और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 900। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 8700 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 30 सेकेंड। अब इसके बाद ये तो हमने निकाला है 30 तक। इसके बाद 30 से 100 का अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास लगने वाला फोर्स जो है वो 0 है। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ पे मूव करेगा। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि 30 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हमारे पास क्या हो चुकी होगी। तो वेलोसिटी अगर निकालें तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास -20 और वैल्यू हमारे पास जो टाइम की दी गई है दैट इज 30। तो ये हमारे पास आएगा 10 माइनस 600 माइनस में 590 मीटर पर सेकेंड वैल्यू हमारे पास आई। अब ये हमारे पास t इज इक्वल टू 30 से लेके t इज इक्वल टू 100 तक जो है वो इस स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v इंटू में t। v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 590 और टाइम जो है वो हमारे पास कितना है 70 है। तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे आएगी माइनस का 41300 मीटर। तो यहाँ से इससे पहले भी हम वैल्यू एक निकाल चुके हैं कि पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था, माइनस का 8700। अब कितना है, माइनस का 8700 और अब हमारे पास हो गया 41300। तो ये वैल्यू हमारे पास जब हम ऐड करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू -50,000 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट आया। अगेन यूज करेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। इनिशियली 0 था तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी फाइनल दैट विल बी माइनस का 50 किलोमीटर। दिस इज पोजीशन एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square. At t is equal to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of truck 6 meter high from the ground. What are the velocity and acceleration of stone at t is equal to 11 second? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रक जो मूव कर रहा है वो t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम उसकी वेलोसिटी देखें तो हमारे पास रेस्ट पे दिया हुआ है तो वेलोसिटी 0 है। तो अगर फाइनल वेलोसिटी अगर हम निकालें तो वो हमारे पास क्या होगी, u प्लस ए टी हमारे पास होगी। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, वो हमारे पास 0 है। a की वैल्यू कितनी है 2 और टाइम की वैल्यू कितनी है 10। तो ये हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब चलने के बाद अगर वो स्टोन को ड्रॉप करता है तो स्टोन जो है जो जिस मोमेंट पे अलग हुआ है उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। अब उससे हमें 1 सेकंड बाद पूछा है तो 1 सेकंड बाद जो 1 सेकंड तक उसने अब जो मोशन किया है दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पे दिखेगा। तो ये t इज इक्वल टू 10 पे पोजीशन थी, ये हमारे पास t इज इक्वल टू 11 पे है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा uy प्लस जी इंटू में t। अब टाइम जो है वो एक ही सेकंड बीता है तो 0 प्लस 10 इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास अगर हम ऊपर की डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो दिस विल बी 20i माइनस 10 जे कैप हमारे पास आएगी। एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 400 प्लस 100 दैट इज 10√5 मीटर पर सेकेंड। एंड acceleration is equal to 10 meter per second square which is acceleration due to gravity. Exercise question 5.12. A bob of mass 0.1 kg is hung from a ceiling of a room by a string of length 2 meter into oscillation. The speed of bob at which its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if string is cut when the bob is one of the extreme position? तो जैसे हमारे पास एक सीलिंग के थ्रू
किसी एक बॉब को आपने यहाँ पे हैंग करके और 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या करने लगता है, ऑसिलेशन करने लगता है। तो बोलता है कि यहाँ पे अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए बात करें कि यहाँ पे अगर स्ट्रिंग को काट दिया जाता है तो क्या होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो बॉब है वो हमारे पास रेस्ट पे होगा। अगर आपने स्ट्रिंग को काट दिया तो ये बॉब जो है वो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो वो सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी करते हुए हमारे पास जो है वो आएगा। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि इसके अंदर अगर आपने उसको मीन पोजीशन पे कट किया है, तो मीन पोजीशन पे अगर इधर जाते टाइम आपने कट किया है तो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, स्ट्रिंग आपकी कट हो चुकी है तो उसका पाथ जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। लेकिन इस बार जो पाथ है वो हमारे पास कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ जो है वो रहेगा। अगर आते टाइम इस डायरेक्शन में कट किया है तो इस डायरेक्शन में आपके पास पैराबोलिक पाथ रहेगा। तो फर्स्ट केस में स्ट्रेट लाइन और सेकंड के दोनों केसेस, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में लो तो वो हमारे पास पैराबोलिक पाथ होगा। Exercise question 5.13. A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving. फर्स्ट केस है अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो ऐसा कुछ है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो ऊपर जा रही है। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। वेइंग मशीन की वजह से ऊपर नॉर्मल, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एन mg हमारे पास आएगा। तो n इज इक्वल टू mg, तो m की वैल्यू 70, g की वैल्यू 10, तो n की वैल्यू आएगी 700 न्यूटन। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो क्या देखने को मिल रहा है कि नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और साथ में नॉर्मल ऊपर है। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करोगे तो लिखोगे mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो n इज इक्वल टू m इंटू में g माइनस ए। तो m की वैल्यू 70, 10 माइनस 5, तो 70 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 350 न्यूटन। थर्ड केस हमारे पास जो है वो है अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द ईच केस। तो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग अगर अभी बतानी है तो उस केस में इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऊपर की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और mg जो है वो नीचे लगेगा। तो नेट एफ नेट इज इक्वल टू एम अप्लाई करोगे तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ए आ गया। तो n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए हमारे पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे g प्लस ए तो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 70 इंटू 10 प्लस 5 या 70 इंटू 15 दैट विल बी इक्वल टू 1050 न्यूटन हमारे पास वैल्यू आएगी। अब फोर्थ केस हमसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड। तो लिफ्ट काम नहीं कर रही, इट हर्डल डाउन विद मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है जी। तो वो हमारे पास सेकंड केस के साथ जो है वो कोइंसाइड करेगा और उस कंडीशन में अगर हम लिखेंगे नॉर्मल एक्शन तो दैट विल बी 10 माइनस 10 यानी कि 0 है, वो फोर्थ केस के लिए हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस की कंडीशन, हमारे पास इसको अपने कहते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.14 द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। व्हाट इज द, फर्स्ट पूछा गया है फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0 एंड फ्रॉम t 0 to 4 सेकेंड। सेकेंड हमसे पूछा गया है इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। गिवन कंडीशन है दिस इज ए वन डायमेंशनल मोशन ओनली। तो आप देख सकते हैं 0 से अगर कम टाइम इंटरवल जो टाइम रहता है यानी कि दिस इज रीजन t लेस देन 0। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल का जो पोजीशन है दैट x इज इक्वल टू 0 है। पोजीशन आपकी क्या है, फर्स्ट पार्ट में पोजीशन जो है वो सेम है। अगर आपकी पोजीशन सेम रहती है, पोजीशन सेम होने का मतलब है पार्टिकल जो है वो आपका रेस्ट पे है। अगर पार्टिकल आपका रेस्ट पे है इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसके ऊपर 0 आ रहा है। t इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4 के लिए भी अगर हम देखें तो वो x इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो इसके लिए भी सेम रीजन होगा कि पोजीशन सेम है। अगर सेम पोजीशन है तो इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो आपका फोर्स जो है
वो 0 आ रहा होगा। अब बात करते हैं इस टाइम इंटरवल के लिए t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4। अब पोजीशन आपकी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी इस ग्राफ में हम बताएंगे, एक्सटी ग्राफ में बताते हैं स्लोप से। तो स्लोप अगर हम देखें तो स्लोप से अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो tan थीटा हमारे पास हो गया। tan थीटा में हम देखेंगे तो यहाँ से जो ये हाइट हमारे पास आती है दैट इज 3, और जो बेस हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 4। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 मतलब 0.75 मीटर पर सेकेंड। और एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास वेलोसिटी जो है इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है आपके पास फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 है तीनों ही केसेस के अंदर। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है इम्पल्स एज t इज इक्वल टू 0। तो इम्पल्स की अगर हम बात करें एट t इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आया। चेंज इन मोमेंटम है t इज इक्वल टू 0, जहां पे हम लिख सकते हैं m v फाइनल माइनस v इनिशियल हमारे पास वैल्यू आएगी। m की वैल्यू बात करें तो वो 4 है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जैसे ही t ग्रेटर देन 0 है तो वेलोसिटी 0.75 आ रही है, माइनस इनिशियली जो 0 है तो ये हमारे पास आएगा 0.75 इंटू 4 दैट विल बी 3 इम्पल्स हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड जो है वो वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हम बात करें कि इम्पल्स है t इज इक्वल टू जो है 4 पे क्या है, तो दैट इज चेंज इन मोमेंटम है t इज इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास फिर से v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो इस बार अगर हम देखें तो मास 4 ही है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जो है वो पार्टिकल रेस्ट पे है, तो फाइनल चीज 0 और इनिशियली इससे पहले जो वाले रीजन में जो थी वो थी 0.75। तो आंसर इस बार आएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। Exercise question 5.15. Two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on horizontal smooth surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force of F 600 Newton is applied first A and then B along the directions of string. Then what is the tension in the string and each case? तो हमें दो सिचुएशन दी गई है, एक आपने 600 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगाया है एंड सेकेंड टाइम जो है वो आपने 600 न्यूटन जो फोर्स है वो यहाँ पे लगाया है। और लेट्स अज्यूम कि इसमें टेंशन जो है वो आपके पास क्या है, टी डैश यहाँ पे है और इसके अंदर टेंशन जो है वो टी है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर आप स्मूथ सरफेस पे रख के इसको चलाओगे तो पूरा सिस्टम जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो वो पूरा सिस्टम मैं एक साथ काउंट कर रहा हूँ, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो आएगा दैट विल बी एफ नेट अपॉन एम टोटल हमारे पास जो है वो वैल्यू रहेगी। तो एफ नेट हमारे पास कितना है 600 एंड टोटल मास इज 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सिर्फ सिस्टम में जो काउंट कर रहे हैं सिर्फ इतने पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज टी डैश हमारे पास है। तो टी डैश की वैल्यू लिखेंगे तो टी डैश इज ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स इसमें कुछ भी नहीं है तो दैट इज 0, मास इज 10 kg एंड एक्सेलरेशन इज 20, सो टी डैश इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस का आंसर हो गया। अगेन दूसरे केस में हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल हमारे पास आएगा। अगेन नेट फोर्स हमारे पास 600 ही है और टोटल मास अभी भी हमारे पास 30 kg है, तो एक्सेलरेशन इज स्टिल 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास जो टेंशन निकालने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स जो काम करेगा दैट इज टी और अपोजिंग फोर्स इज 0। किस मास के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है 20 और इसके बाद इसका एक्सेलरेशन इज आल्सो 20, तो T इज इक्वल टू 400 न्यूटन। अगर ये हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे पास ब्लॉक सिस्टम टाइड विद द स्ट्रिंग का जो है पूरी थ्योरेटिकल लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उनको अच्छे से वहां से समझ सकते हैं। Exercise question 5.16. Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of masses and tension in the string when masses are released. तो given question का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक पुली है और उस पुली के दोनों तरफ आपने एक स्ट्रिंग के सहारे, जो स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर से जाती है, और वहां पे आपने दो मास, एक 12 kg का है और दूसरा जो है वो 8 kg का मास जो है वो हैंग
किया हुआ यहाँ पे है। अब अगर इसको छोड़ते हो तो ये सिस्टम नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, अगर उस लेफ्ट साइड जो है ऊपर जाएगी तभी हमारे पास राइट साइड जो है वो नीचे जा रही होगी, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। लगने वाले फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम बोलें तो वो दैट इज इक्वल टू 120 न्यूटन, यहाँ पे हमारे पास जो आएगा दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। और जो लाइट स्ट्रिंग है तो उसके अंदर, पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन क्या रहेगी हमारे पास, टी के इक्वल जो है वो आएगी। तो अब हम अप्लाई करेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, जो हमारे पास सेकंड लॉ होता है दोनों पुलियों के लिए। अगर इस पुली के लिए अगर हम अप्लाई करें 8 kg वाली के लिए, तो अगर हम अप्लाई करें तो वो पुली किधर जा रही है, ऊपर, तो T इज द ड्राइविंग फोर्स, 80 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज अपोजिंग फोर्स, मास इज 8 एंड एक्सेलरेशन इज a। सेकंड के लिए अप्लाई करें तो वो नीचे जा रही है, तो 120 इज द ड्राइविंग फोर्स माइनस T इज द अपोजिंग फोर्स, मास इज 12 एंड एक्सेलरेशन इज a। तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 माइनस 80 दैट इज 40, क्योंकि T जो है वो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 12 20 इंटू में a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे 12 kg का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और 8 kg का जो है वो ऊपर की तरफ हमारे पास है। इनमें से कोई भी इक्वेशन को यूज करके हम जो है T की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट 80 प्लस 8 इंटू में a हमारे पास आ जाएगा, एंड 80 प्लस 8 इंटू में 2 दैट विल बी इक्वल टू 96 न्यूटन। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.17, a nucleus is at rest in a laboratory frame of reference. Show that if it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite direction। तो खुद से डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब हमारे पास जो इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब फोर्स की डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे, जो सिस्टम का मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो आपके सिस्टम है उसका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों साइड में हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का आएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम आएगा। अगर हम ये माने कि हमारे पास जो न्यूक्लियाई था वो क्या था, m मास का था, अब वो डिसइंटीग्रेट हो गया, एक m1 मास बन गया और एक जो है वो आपके पास m2 मास बन गया। इसकी वेलोसिटी कुछ v1 रही होगी, इसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास v2 रही होगी, और ये जो इनिशियली था उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो अगर हम पहले इनिशियल के लिए लिखें तो मास इंटू वेलोसिटी जब आप लिखोगे तो मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसके बाद का मोमेंटम लिखेंगे तो वो हो जाएगा m v1 वेक्टर प्लस m 2 v2 वेक्टर हमारे पास जो है वो आएगा। दैट मीन्स ये टर्म किसके बराबर है, m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0 है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास माइनस m v1 वेक्टर इज इक्वल टू m2 v2 वेक्टर है, और यहाँ पे अगर हम आगे लिखें तो v1 वेक्टर इज इक्वल m2 अपॉन m1 और माइनस जो है वो v2 वेक्टर आया। इसका मतलब क्या निकलता है कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.18, two billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to other? अब यहाँ पे सबसे पहले हम अगर इस सिचुएशन को देखें कि हमारे पास दो बॉल्स हैं और एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, एक 6 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है, दूसरे उसके सामने से आ रही है 6 मीटर पर सेकंड से, आइडेंटिकल है हमारे पास, इसको इसलिए हम नाम जो है वो 1 दे देते हैं, इसको नाम जो है वो 2 दे देते हैं। और कोलिजन के बाद की सिचुएशन क्या है कि कोलिजन के बाद भी दोनों सेम स्पीड से जो है वो वापस रिबाउंड जो है वो हो जाती है। अगर वापस रिबाउंड हो जाती है सेम स्पीड से तो 6 मीटर पर सेकंड से जाएगी, और हर बॉल का जो मास है वो हमारे पास 0.05 kg के बराबर है।
अब किसी एक बॉल को हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे बीच में जब कोलिजन हुआ तो किसी एक बॉल को कंसीडर करते हैं, उसका जो हमारे पास मोमेंटम चेंज हुआ वो हमारे पास किसके बराबर होता है, इंपल्स के बराबर होता है। दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, दैट रेट जो चेंज इन मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू इंपल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास इंपल्स क्या आएगा, तो इंपल्स आएगा चेंज इन मोमेंटम हमारे पास रहेगा, और चेंज इन मोमेंटम को लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल आएगा, और मोमेंटम के लिए लिखें तो दैट विल बी एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल आएगा। तो इसके लिए मास दैट इज इक्वल टू 0.05। फाइनल वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाली वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 6 आई कैप है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या हो गई, माइनस का 6 आई कैप जो है वो आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 आई कैप माइनस ऑफ माइनस 6 आई कैप, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 इंटू में 12 आया। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई जैसे ही हम इनको करेंगे तो दैट विल बी 12 इंटू में 0.5.60 की यूनिट जो आएगी दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। Exercise question 5.19. A shell of mass 0.2 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If muzzle speed of shell is 80 meter per second, what is the recoiling speed of gun? तो सबसे पहले किसी भी गन से अगर हम बात करें जिसका मास दिया है 100 kg, अगर हम कोई एक बुलेट फायर करते हैं तो उस बुलेट में जितनी स्पीड से वो बुलेट निकल रही है उसको हम बोलते हैं मजल स्पीड, और वो दी गई है 80 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट का जो मास है दैट इज 0.02 kg। और अब हमारे पास जो यहाँ पे दिया है वो ये है कि इसमें गन की रिकॉइलिंग स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहली चीज हम क्या यूज करेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो हम अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों हम अप्लाई करेंगे, तो उसके पीछे रीजन ये है कि बुलेट को मोशन में लाने के लिए जो गन ने फोर्स लगाया उतना ही जो फोर्स है वो बुलेट ने भी गन पे लगाया, जिसकी वजह से वो रिकॉइल हुई है। और जब हम दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं तो इसके ऊपर वो दोनों इंटरनल फोर्स का काम करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपका जीरो हो जाता है। तो इनिशियली सिस्टम अगर हमारे पास रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम जीरो है। फाइनल मोमेंटम जो है वो हमारे पास किसके पास है, गन के पास है हमारे पास मोमेंटम, और दूसरा बुलेट के पास है। तो मास ऑफ गन इनटू में वेलोसिटी ऑफ गन, और साथ में आ जाएगा मास ऑफ बुलेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो हमारे पास आएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज की हमें सारी चीजें दी गई है, सिर्फ वी वेक्टर जो है वो पूछा हुआ है। जो स्मॉल में लिखे हुए हैं वो बुलेट के लिए, जो कैपिटल में लिखे हुए हैं वो गन के लिए हैं। तो हमारे पास गन का मास 100 है, वेलोसिटी वेक्टर हमें फाइंड करना है, प्लस मास ऑफ बुलेट दैट इज 0.02, और वेलोसिटी वो हमारे पास जो है वो 80 है। तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, और 0.02 इंटू में 80 डिवाइडेड बाई हमारे पास वैल्यू आएगी 100। तो इसको कैंसल आउट अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो बनेगी दैट विल बी 1.6 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास आएगा, या हम ये बोल सकते 0.016 मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.20। A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? Mass of ball is 0.15 kg. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें निकालना है इम्पल्स, तो हमारे पास इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना आएगा, ये हम कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मास और वेलोसिटी की। मास जो गिवन है दैट इज 0.15 kg है, और जो वेलोसिटी गिवन है हमारे पास वो है 54 किलोमीटर पर आवर। आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड से, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें यहाँ पे बोला है कि इनिशियल स्पीड से ही वो रिबाउंड करता है। इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसा कुछ है कि यहाँ पे वो 15 मीटर पर सेकेंड से आके टकरा रहा है बैट से, और फिर वापस जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड से ही रिबाउंड हो रही है, और ये टोटल एंगल जो है वो हमारे पास कितना है, 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे है। अब इसके बाद एक साइड अगर एंगल देखा जाए तो वो हमारे पास थीटा जो है दैट विल बी
22.5 हमारे पास आएगा। तो इसके अगर हम कंपोनेंट करें तो कंपोनेंट क्या आएगा हमारे पास, इसका कंपोनेंट जो आएगा वेलोसिटी का वो आएगा 15 cos थीटा के बराबर, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो 50 साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद इसके कंपोनेंट जब आप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 cos थीटा अगेन, क्योंकि एंगल आपका जो है थीटा के बराबर है, और ये वाला जो है वो 15 साइन थीटा के बराबर हमारे पास आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो y डायरेक्शन में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आया। तो y डायरेक्शन में पहले मोमेंटम कितना था, तो आएगा m इंटू में 15 इंटू में साइन थीटा, और बाद में भी कितना है m इंटू में 15 इंटू में साइन थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन x डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो x डायरेक्शन में प्लस x को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम अगर आप देखोगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, वो मोमेंटम है हमारे पास m इंटू में v, और हमारे पास आ जाएगा इंटू में cos थीटा, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो फाइनल होगा वो माइनस x डायरेक्शन है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। तो m इंटू में 15 और इंटू में हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ पे वैल्यू जो आती है वो आएगी माइनस m इंटू में 15 इंटू में cos थीटा, अगेन माइनस हम करेंगे इनिशियल वैल्यू m इंटू में 15 इंटू में cos थीटा हमारे पास आया। तो ये वैल्यू जो है वो आई हमारे पास 2m 15 cos थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें इम्पल्स की वैल्यू होगी, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा 2m की वैल्यू 0.15 होगी, इंटू में 15 वेलोसिटी हो गई, cos 22.5 उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 0.92 जो है वो होती है। तो फाइनली इसका जो मोमेंटम चेंज जो हमारे पास आ रहा है 4.157 हमारे पास वैल्यू आएगी, राउंड ऑफ अगर हम करें तो 4.16, और इम्पल्स है तो हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड वाइज इसका आंसर रहेगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.21, a stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string and what is the maximum speed with which the stone can be whirled around a string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। तो दो सिचुएशन हमें दी गई है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो हमारे पास टेंशन जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, और एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में हमें लिखें तो वो हमारे पास क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। तो m की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी गई है, ओमेगा डायरेक्टली नहीं दिया गया, ओमेगा के लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिए गए हैं। तो ओमेगा हमारे पास जो होता है वो होता है 2 पाई f, 2 पाई f मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो रहेंगे वो हमारे पास पर सेकंड होने चाहिए। तो यहाँ पे जो f दिया है उसको पहले हम पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो रिवोल्यूशन पर मिनट है हमारे पास 40 रिवोल्यूशन पर 60 सेकंड हमारे पास हो गया, यानी कि 2/3 RPS जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो आ जाती है 2 पाई इंटू में 2/3, दैट मीन्स 4 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड जो है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, और जो रेडियस जो आएगी वो हमारे पास 1.5 दी गई है। तो सारी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो m की वैल्यू 0.25, ओमेगा का स्क्वायर मतलब 4 पाई/3 का होल स्क्वायर, इंटू में r जो हमारे पास कितना है 1.5। अब इन सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 6.57 न्यूटन। इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि अगर टेंशन को मैक्सिमम रखा जाए तो हमारे पास स्पीड क्या रहेगी। अगर आप टेंशन मैक्सिमम रखोगे तो जो स्पीड है वो भी हमारे पास मैक्सिमम आएगी, और सेंट्रीपिटल जो हमारे पास फोर्स होता है वो mv²/r जो है वो रहता है। तो यानी कि v मैक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो v मैक्स स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज t मैक्स इंटू में r डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास t मैक्स दैट इज इक्वल टू 200, r की वैल्यू जो है 1.5 और डिवाइडेड बाई 0.25 जो है वो हमारे पास आएगा। दैट मीन्स v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
1200 और v मैक्स की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी √1200, जो लगभग हमारे पास जो है 34.56 के अराउंड जो है वो हमारे पास वैल्यू आएगी, और वेलोसिटी है इसलिए मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर रहेगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.22, ए स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of a string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. If the speed of stone is increased beyond the maximum permissible value, the string breaks suddenly. Which of the following correctly describe the trajectory of stone after the string breaks? पहला हमसे बोला गया है द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड्स, दूसरा बोला गया है द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, और थर्ड बोला गया है द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एंगल विद द टेंजेंट whose magnitude depends on the speed of particle। तो ये पिछले क्वेश्चन से ही हमारे पास जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चन है। अगर कोई इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जब किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे स्पीड बताएंगे तो वो कौन सी रहेगी, हमारे पास इसकी टेंजेंशियल स्पीड रहेगी, और ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग हो गई जिसमें टेंशन जो है वो सेंटर की तरफ वर्क करेगी। तो बियॉन्ड अगर हमारे पास परमिसिबल वैल्यू जाती है जो हमने अभी पिछले में निकाली थी, दैट वाज 34.6 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा स्पीड होती है तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी। तो जिस भी इंस्टेंट पे ब्रेक करेगी वो उसी डायरेक्शन में जो है, जिस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो इधर टेंजेंशियली जो है वो v से चली जाएगी। तो हमारे पास आंसर जो है इसका b रहेगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.23, एक्सप्लेन व्हाई। पहला हमसे बोला गया है ए हॉर्स कैन नॉट पुल ए कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है कि जब भी घोड़ा ग्राउंड पे चलता है तो वो ग्राउंड को जो है किसी सर्टेन फोर्स से जो है वो पीछे की तरफ धक्का देता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ग्राउंड भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स जो है वो आगे की तरफ जो है वो लगाता है। तो इस वजह से जो है वो घोड़ा आगे की तरफ जो है वो मूव करता है। लेकिन अगर एम्प्टी स्पेस रहेगा तो वो रिएक्शन फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इस वजह से ना तो वो कार्ट को पुल कर पाएगा और ना ही वो उसमें भाग पाएगा। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें, द पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन ए स्पीडिंग बस स्टॉप्स सडनली। तो जब भी हमारे पास कोई चलती हुई बस सडनली रुकती है तो उस वजह से क्या होता है कि हमें आगे की तरफ जो है वो एक धक्का लगता है। उसके पीछे जो रीजन है वो है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो बॉडी का अपर पार्ट है वो मोशन में बने रहना चाहता है, इस वजह से जो है वो हमारे पास आगे की तरफ एक फोर्स जो है वो फील होता है। थर्ड पार्ट हमारे पास है इट इज इजियर टू पुल ए लॉन मूवर देन टू पुश इट। तो यहाँ पे हमारे पास जब लॉन मूवर को पुल किया जाता है तो जो आप फोर्स लगा रहे हो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ लगता है, जिससे ग्राउंड के साथ नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और उस नॉर्मल रिएक्शन कम होने की वजह से आपका फ्रिक्शन भी कम लगता है। लेकिन जब आप उसको पुश करते हैं तो आपके जो आपने फोर्स लगाया उसका एक कंपोनेंट तो आगे मूव कराना चाहता है लेकिन दूसरा नीचे लगता है जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो जब नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। एंड फाइनली हमारे पास फोर्थ पार्ट, दैट ए क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स while holding a catch। जब भी बॉल जो है वो बैट्समैन हिट करता है तो बॉल के पास काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम से जब उसके हाथों के साथ कांटेक्ट में आती है तो चोट लगने का जो है वो हमारे पास डर रहता है, क्योंकि जैसे ही बॉल स्ट्राइक करेगी वहाँ पे फोर्स लगेगा। लेकिन हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, dp/dt होती है। तो बॉल मोशन में है उसको फाइनली आपको क्या करना है, रोकना है। लेकिन आपने हाथों को मूव किया तो वहाँ पे हाथों के साथ कांटेक्ट टाइम जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज जो है हो जाता है। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे, और आपको इसमें कोई भी डाउट्स जो अगर रहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जो है वो लाइक जरूर करें और साथ में रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।